में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जीएसटी को 1 महीना पूरा हो चुका है। जीएसटी लागू ही और जीएसटी का कॉन्सेप्ट को नया नहीं था, सबका मिला जुला प्रयास रहा, लेकिन क्या वास्तव में जो स्थिति बाजार की थी उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और चिंता भी उसी बात को लेकर के है कि जिस जीएसटी को लेकर के ये बताया जा रहा था कि हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए जीएसटी अति आवश्यक है, क्या वास्तव में उसमें हम खरे उतर रहे हैं? आंकड़ों के बाद गौर करें तो मार्केट में सुस्ती की बात की जा रही है, जो बिकवाली है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि स्थिर नहीं है, उससे डाउन चली गई है, जॉब्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा हुआ क्या कि महीने भर के अंदर ही ऐसी स्थितियां बन रही हैं? हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट्स भी होंगे, लेकिन फिलहाल एक बार देखें कि जीएसटी क्या और जीएसटी का इंपैक्ट क्या आ रहा है। जन टीवी की नजर से एक बार देखिए, फिर हमारे पैनल पे लौटते हैं। तकनीक की जानकारी के अभाव में कहीं गलती नहीं हो जाए, कहीं टैक्स चुकाने में ज्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या देरी होने पर जुर्माना तो नहीं लग जाएगा। और इसी व्यवसाय में अब जीएसटी लगने के बाद फायदा है या इसे बंद कर दिया जाए? ऐसे ही कई सवालों ने व्यापारियों की नींद उड़ा रखी है। राजस्थान के व्यापारियों का भी कुछ ऐसा ही हाल नजर आ रहा है। सरकार ने अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया, लेकिन व्यापारियों में अभी भी विरोध है। अब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन स्लैब में क्लियरिटी और ऑनलाइन जीएसटी भरने के प्रोसेस को लेकर व्यापारी ही नहीं, अधिकारी भी असमंजस में है। कर सलाहकारों का भी कुछ ऐसा ही कुछ कहना है। ग्राउंड लेवल पे बड़ी एक हास्यास्पद स्थिति हो गई है। जीएसटी के अंदर ना तो जो जीएसटी लागू करने वाले हैं उनको कोई पूरी तरह से ज्ञान है और पूरी तरह से उनको कोई नॉलेज है, और ना ही जो जीएसटी के जो व्यापारी वर्ग है जिनके ऊपर जीएसटी लगा है, ना ही उनको कोई पूरा तरह से अभी तक कोई जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुए हैं। आज भी आपने देखा होगा, आज के अखबार के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक पेज के ऐड देके उनके क्वेश्चन आंसर को क्लेरिफाई कर रही है। इट मीन्स आम जनता, आम व्यापारी वर्ग, छोटा व्यापारी वर्ग में अभी जीएसटी को लेकर इतना एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है कि वो समझ ही नहीं पा रहे जीएसटी है क्या है। खुद सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अभी हाल ही में जयपुर आए थे, तो ये बात उन्होंने भी स्वीकार की थी कि परेशानियां आ रही है। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों से भी जीएसटी को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल तमाम व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से भी मिले, तो समस्याओं का अंबार लगा दिखा। मेघवाल ने कहा जीएसटी शुरुआती दौर में है और ये पूरी तरह से तकनीक पर आधारित है। मेघवाल ने कहा कि व्यापारियों के साथ ही सरकार के अधिकारियों को भी अभी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जीएसटी लागू हो गया और आपने ठीक कहा कि भ्रांतियों का निवारण काफी हुआ है और हम लगातार कर रहे हैं। देखिए, हमारे जितने भी ऑफिस थे, कमिश्नर, सेंट्रल एक्साइज या डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सुप्रीटेंडेंट तक के, हमने उसको जीएसटी सेवा केंद्र में तब्दील कर दिया और वो लगातार लोगों से फोन सुन रहे हैं, हेल्पलाइन का काम कर रहे हैं, उनसे इनपुट ले रहे हैं और उनका समाधान फोन पे भी कर रहे हैं, नहीं तो राइटिंग में सूची मंगा करके, और राइटिंग में भी कर रहे हैं। और कोई पॉलिसी डिसीजन है तो उसको वो दिल्ली रेफर कर रहे हैं। तो दिल्ली में भी हमने वॉर रूम बनाया। देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधार के नाम पर जीएसटी लाया गया है, लेकिन जीएसटी के तकनीकी तिलिस्म से न तो अधिकारी बाहर निकल पा रहे हैं और न ही व्यापारी। अगर समय रहते इस पर विचार नहीं किया गया तो जिस सोच के साथ ये कर व्यवस्था लागू की गई वो मजाक बनकर रह जाएगी। जन टीवी के लिए विजय वर्मा की रिपोर्ट। तो अभी आपने देखा कि जीएसटी को लेकर के किस तरह की स्थिति। हमारे साथ चलिए अजय अग्रवाल जी हैं, व्यापारी हैं और व्यापारिक संगठन से ताल्लुक रखते हैं। राजीव अरोड़ा साहब वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। मैं अजय जी आपसे जानना चाहूंगा कि जीएसटी कॉन्सेप्ट नया नहीं है, पहले से चला आ रहा था, कई कंट्रीज में से लागू भी किया गया है, आप लोगों ने काफी डेप्थ में इसको पढ़ा भी होगा। ऐसा क्या है कि महीने भर हुआ है, अभी तो चालू है, 1 महीना कंप्लीट किया हमने। व्यापारियों के जो व्यूज आ रहे हैं उससे है कि अभी भी स्थितियां जैसी चाहते थे वैसी नहीं है। सरकार लगातार इस बात का दावा कर रही है कि हम सहज करने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं, सब चीज को हम एक लेमेन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। मोदी साहब ने अभी संबोधित भी किया था जब सीए डे था, मेरे ख्याल में 1 जुलाई की बात है, उसी दिन की। तो ये सब चीजें हैं, फिर कहां दिक्कत है अभी इसमें? योगेंद्र जी, देखा जाए तो जीएसटी
जो अगर अपन कहें कि जीएसटी किसी को भी व्यापारी को दिक्कत नहीं थी, कि कोई भी टैक्स प्रणाली होती है उससे व्यापारी को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही उसका मंशा कहीं होता है कि जीएसटी के अंदर उसको आगे पीछे करना है, बचाना है, सारी चीजें। प्रॉब्लम जो सारी चीजें चल रही हैं और जो 1 महीना बीतने के बाद भी आज जस की तस है, तब भी यही थी कि वो कंप्लाइंस की बात थी। शुरुआत से लेकर आज तक की जो दिक्कत आ रही है जीएसटी के अंदर, कि जीएसटी में जो कंप्लाइंस है वो इतने इन लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड किए हुए हैं कि वो आज तक हम किसी भी व्यापारी को समझ में नहीं आए, जिसके लिए बारे में हम लोगों ने कई बार प्रतिवेदन भी दिए, हर बार इन सब चीजों की चर्चा अपने टीवी पे भी हुई है, अपने अखबारों के थ्रू भी हुई है, बट अभी तक उनमें क्लियरिटी नहीं आ पाई है। इवन दो जो विशेषज्ञ हैं वो भी अभी तक किसी चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमारे को जानकारी देने का भाव रखते हैं। इसके होते हुए हम लोग को व्यापार करने में बड़ी परेशानी रहती है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि अगर हम काम करें और कहीं गलत हो जाए तो कहीं हम उसकी चपेट में नहीं आ जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आज हमारे को ये 1000-2000 रुपए का काम करने के चक्कर में जो हम बचाएंगे उससे ज्यादा हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स में या हम लोगों को टैक्स के चक्कर में चुकाने में डर में कहीं नहीं गए। ये जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है ये आज तक अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है, और कब तक जाके होगी ये अभी तक भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है इसके अंदर। जी राजीव जी, आप व्यापारी भी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं। जीएसटी आप लोगों का कॉन्सेप्ट था, वर्तमान सरकार ने पास कराया, सबने मिलकर के किया, एक संविधान में संशोधन किया, लेकिन जैसे अभी अजय जी कह रहे हैं कि स्थितियां जो है वो क्लियर नहीं है अभी भी। तो ऐसा क्या है, सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से दावा भी कर रही है कि हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, सरकार ने एक पोर्टल खोल रखा है, अगर किसी की कोई क्वेरीज हैं तो उनका भी आंसर दे रहे हैं। क्या योगेंद्र जी, जीएसटी की जो अवधारणा है वो वन टैक्स वन नेशन की अवधारणा के ऊपर यूपीए सरकार ने इस देश के सामने प्रस्तुत करा था। अब जो जीएसटी का जो नया कानून इस देश में लागू हुआ है उसके अंदर तीन तो टैक्स स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है। उसके साथ साथ स्लैब बहुत सारी हो गई, और स्लैब के अलावा जो अधिकतम जो जीएसटी की जो दर होनी चाहिए थी, जो सोचा जा रहा था कि 17-18% से ऊपर नहीं होगी, जो कि विकसित राष्ट्रों के अंदर यूरोप में भी 17-18% से ज्यादा नहीं है, वो 28% तक हो गई, और कुछ चीजों को उससे भी बाहर रख दिया गया है, और राज्य सरकार फ्री है वो कितना उस पर टैक्स लगाते हैं। तो इससे शायद थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, और इसका जो मैकेनिज्म पूरा जो बनाया गया है रिवर्स टैक्सेशन का, मजदूरी के ऊपर अलग टैक्स, जॉब वर्क के ऊपर अलग टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग पे अलग टैक्स जी, कंप्लीट प्रोजेक्ट पे अलग टैक्स, और उसके बाद जो सबसे चिंता का विषय जो मुझे लगता है वो ये है कि इसका राजनीतिक लाभ के लिए इसका उपयोग किया जाने वाला है भविष्य के अंदर। अभी आप लोगों ने देखा गुजरात के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत लंबी स्ट्राइक करी, और कई दिनों तक सूरत का बाजार बंद रहा, अहमदाबाद का बाजार बंद रहा उनके समर्थन में, जयपुर में, गंगानगर में, दिल्ली में, सब जगह बाजार बंद रहे। उनको ठिंगे छीके देके बैठा दिया गया कि इसके ऊपर हम विचार करेंगे। अब क्या है कि पीछे के रास्ते से नए सर्कुलर लाने की बातचीत हो रही है कि साड़ी को गारमेंट नहीं मानेंगे तो उस पर टैक्स कम लग जाएगा, या कपड़े की जो बनवाई है, जो मजदूरी है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको 18% नहीं बल्कि 5% कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे चुनाव होने वाले गुजरात के अंदर। तो इससे टोटल जो अवधारणा थी, इस तरीके से आप जिस जिस प्रदेश में जाते जाओगे और वहां का जो महत्वपूर्ण जो उद्योग होगा उसकी मांग को ये बताने के लिए कि हमने आपकी पे टैक्स था उसको पूरा कर दिया। राजस्थान का उदाहरण लीजिए, राजस्थान में पिछले 70 वर्षों के अंदर हस्तशिल्प से बनी हुई चीजों पे, हैंडीक्राफ्ट के ऊपर 0 टैक्स था। उसका पहले तो सरकार ने 1000 रुपए से ऊपर टैक्स लगाया था, अब 18%, 28% टैक्स हैंडीक्राफ्ट के सामान पर लगेगा। जहां पे हम सोचते हैं कि रोजगार उपलब्ध कराने की जरूरत है, जहां पे हम सोचते हैं कि हाथ से काम करने वाले लोगों को मौका मिलना चाहिए, वहां अगर आप 28% टैक्स लगाएंगे तो निहायत गलत है। मूर्तियों के ऊपर, गणेश, लक्ष्मी, राम, कृष्ण भगवान की मूर्तियां बिकती हैं, पूरे देश भर से व्यापारी, देश भर से मंदिर बनाने वाले, देश भर से भक्त लोग और पारिवारिक लोग यहाँ पे आते हैं, गृहस्थ अपने घरों की मूर्तियां लेके जाते हैं, उनके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। तो फिर जब मौका आएगा, चुनाव आने वाले होंगे तो शायद उनको रिलीफ दे दिया जाएगा, उनको समर्थन प्राप्त हो जाए। तो ये जो पूरा जो चीज चल रही है उसमें बहुत ही क्लियरिटी होनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। जो अरुण जी कह रहे थे, मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूं। व्यापारी
पूरी तरीके से टैक्स की कंप्लायंस करना चाहता है। वो कभी भी नहीं चाहता कि मैं कोई भी ऐसा गलत काम करूं जिसकी वजह से मुझे अड़चन आए, और सब व्यापारियों की इच्छा भी यही है कि हम उस तरीके से काम करें। लेकिन आज 1 महीना बीतने के बाद में जब आप टैक्स के अपने एक्सपर्ट से पूछते हो कि बाहर सामान भेजना है या जो 30 जून से पहले मेरा स्टॉक था उसका क्या करना पड़ेगा, तो उनके पास जवाब नहीं कि क्या रखे, उस सामान वापस मंगाया है उसको क्या करें। कोई व्यक्ति अपने पहले का सामान खरीदा हुआ है उसको रिटर्न करना चाहता है तो उसको कहेंगे कि क्या कैसे दें, किस रेट के ऊपर दें, कैसे उसका काम करेंगे, कोई इसकी क्लियरिटी नहीं है। मेरे ख्याल से अब इसके अंदर समय लगेगा और सरकार को रोज 25-30 क्लैरिफिकेशन देने पड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम, अच्छा प्रयास थोड़ा जल्दी में कर दिया गया, उसकी और होमवर्क करना चाहिए था। और अभी भी समय है, अगर व्यापारियों को विश्वास में लेके उस बात को समझा जाए और टैक्स के दरों को अभी उचित करा जाए। और छोटे व्यापारी पहले 1.5 करोड़ से नीचे एक्साइज नहीं लगती थी, अब 20 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी के अंदर आ गए। उन लोगों को मालूम ही नहीं है कैसे हमको रिटर्न भरनी है, कैसे 3 रिटर्न भरेंगे, कैसे 4 रिटर्न भरेंगे, किस तरह से लोगों को लेंगे। और अगर वो खुद कर बचाने की कोशिश करें और इनको वो बिल देते हैं और ये उसके ऊपर जीएसटी रिवर्स का चार्ज करते हैं, उसका नाम जाता है तो कलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो पूरा जो सिस्टम बना हुआ है अभी उसकी जानकारी नहीं है, उस तरीके से लागू करने के लिए सिंपल करना चाहिए। चले, आरपी विजय साहब है भाजपा से हमारे साथ में। विजय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यूं तो देखिए 5 तारीख को शायद काउंसलिंग की बैठक भी है, अभी कुछ ऐसे सुझाव भी आ रहे होंगे, सरकार के पास में भी जा रहे होंगे, लेकिन अभी आपसे पूर्व के 2 हमारे वक्ता राजीव अरोड़ा साहब और अजय अग्रवाल जी, एक माहौल जो बना हुआ है, एक बहका सा माहौल बना हुआ है, ऐसा क्यों है? आपके पास भी व्यापारी आते होंगे, आप तो खुद भी पेशेवर सीए हैं। योगेंद्र जी, मैं बताऊं, इस तरीके का कोई डर नहीं है। व्यापारी अपने तरीके से काम कर रहा है। कोई भी नई चीज आती है, और जब हिंदुस्तान के अंदर जीएसटी लगता है, ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और इतनी बड़ी इकोनॉमी में आप जीएसटी लगा रहे हैं तो कुछ तकलीफें आना स्वाभाविक है। बट इतना बड़ा डिसीजन लिया, आज हिंदुस्तान के आजादी के बाद में सबसे बड़ा इकोनॉमिक इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो रिफॉर्म्स है इस सरकार ने लिया, और उसके बाद में ये सरकार इतनी प्रॉम्प्ट है, और जितनी भी जो आपकी कोई भी क्वेरीज आ रही है उन चीजों का जवाब दे रही है, साथ के साथ जवाब दे रही है। आप आज कोई आ रहे, जैसे अभी हमारे पहले वाले वक्ता बता रहे थे कि सब इनमें कुछ तकलीफें आ रही है, नो डाउट आएगी, बट अभी तक इनको क्या है कि जैसे रिटर्न वाली बात है, तो रिटर्न के लिए 2 महीने का टाइम ऑलरेडी दे रखा है। जुलाई वाली रिटर्न आप 5 सितंबर तक दे सकते हैं, अगस्त वाली आप 20 सितंबर तक दे सकते हैं, तो डेट उन्होंने ऑलरेडी एक्सटेंड कर रखी है। आपकी और भी कोई समस्या है तो उसको बहुत सरकार बड़े ध्यानपूर्वक सुन रही है, उनमें समस्याओं के अंदर जो भी कोई तकलीफ आ रही है उसको दूर कर रही है, अड़चने जो आ रही है उनको दूर करिए। हंसमुख आडिया जी जो खुद रेवेन्यू सेक्रेटरी इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर चीज का, डायरेक्ट उनसे आज भी कोई क्वेश्चन आता है उनका रिप्लाई उनका आता है, ट्वीट करते हो तुरंत। कुछ चीजें हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है किसी चीज की वजह से, तो वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। कोई भी नई चीज आएगी, आज की तारीख में अपना इतने सालों से दूसरा 2003 से अपना 2006 से अपना एक्ट वेट का उसको लगा रहे थे, अब धीरे धीरे उसको भी 3 साल लगे थे सही होने में, ये तो अभी पहला ही महीना है। और अब सबसे बड़ी बात यह है, आज की तारीख में जैसे 1 जुलाई का महीना जो निकला है उसके अंदर हमारे आईजीएसटी के अंदर 60% का इंक्रीमेंट हुआ है। अभी तक जो था 16,125 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू आया करता था उसको बढ़ा के 26,500 करोड़, ये 60% इंक्रीज है। तो इसका मतलब ये काम कर रहा है। कुछ अड़चने आ रही है। विजय साहब, आप जो आंकड़े बता रहे हैं, स्टेट्स को अभी रेवेन्यू जो शेयर करने, रेवेन्यू पार्ट स्टेट्स का, उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से तो घाटे है। राजस्थान के अकेले की बात करें तो करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए का उसमें फर्क पड़ रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी रेवेन्यू शेयर हुआ ही नहीं है, अभी इंफॉर्मेशन अपलोड ही नहीं हुई है, अभी तो पहली जो रिटर्न है वो भी अपलोड नहीं हुई है, तो अभी आप कैसे जज कर सकते हो कि घाटा हो रहा है? अपन कोई जज करने की पोजीशन नहीं है। जीएसटी के आने के बाद में डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं आपको एक बताऊं, इसके तो बिल्कुल आप इस कंपनसेशन लगा हुआ है। अगर किसी स्टेट का रेवेन्यू कम हुआ है तो उसके लिए स्पेशल एक्ट लाया गया है। ये बिल्कुल ये सरकार ने क्या किया है, ये अभी जो हमारे राजीव जी बता रहे थे कि साहब ये सरकार ने किया, सरकार नहीं है, जीएसटी काउंसिल है, सरकार से ऊपर है। जीएसटी काउंसिल के अंदर सभी तरह की जो भी आपकी, चाहे विपक्ष की सरकारें हो, चाहे पक्ष की सरकारें हो, चाहे सेंट्रल की सरकार हो, चाहे आपकी स्टेट की सरकार, सब मिलकर के ये डिसीजन ले रही है। तो ये तो कहना ही गलत है कि ये सरकार का डिसीजन है। डिसीजन जीएसटी काउंसिल है जो इन सबसे ऊपर है, और उसके अंदर कोई भी जाते हैं वो बैठ करके, अभी तक जितनी भी आपकी काउंसिल की मीटिंग हुई है ये सर्वसम्मति से हुई है।
रेटें भी जो डिसाइड हुई है सर्वसम्मति से हुई है। 5 को फिर होगी। कुछ ऐसे सुझाव आ रहे हैं आप लोगों के पास में कि जिनको आप लोग शामिल कराना चाह रहे हैं? जो भी सुझाव आए हैं, सपोज करो आज कोई भी अनामोली है, अगर सपोज करो आज 18% कोई किसी चीज प्रोडक्ट पे एक्चुअली आपका रॉ मटेरियल पे जो लग रहा है 28% है और आपका सेल का 18% है, तो इस तरह के कुछ अनामोलीज रह गई है, तो उनको दूर करने की चेष्टा करेंगे सब मिलकर के बैठ के। जीएसटी काउंसिल का काम है, जीएसटी काउंसिल में सभी प्रतिनिधि होते हैं, वो बैठ करके डिसीजन लेंगे। अभी समस्या चलिए आपके पास में लौटूंगा। सचिंद्र मिश्रा साहब हमारे साथ में हैं। मिश्रा साहब, क्या माना जाए कि जीएसटी 1 महीना कंप्लीट कर चुकी है, कस्टमर्स आपके पास में भी, आपके क्लाइंट वो आते होंगे, अभी किस तरह का माहौल है? माहौल बाजार में धीरे धीरे एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ रहा है क्लाइंट्स के पास और एसएससीज के पास जनरली, चाहे वो लोअर लेवल के एसएससीज हों, चाहे वो हायर लेवल के हों, चाहे वो छोटे एसएससीज हैं, चाहे वो बड़े एसएससीज हैं, कॉर्पोरेट एसएससीज हैं, सब जगह जो इसकी जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो काफी हद तक अब बढ़ती चली जा रही है। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये चाहे वो छोटा एसएससी हो चाहे बड़ा एसएससी हो, सबको एक तरह से फायदा उसमें नजर आने लग गया है। तो उस फायदे की वजह से ये एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ रहा है इसका। बिल्कुल, इसमें देखिए कोई संदेह नहीं। हमारे जो साथी बैठे हुए हैं, कांग्रेस से राजीव अरोड़ा साहब है, व्यापारिक वर्ग से जुड़े हुए हैं अजय अग्रवाल साहब हैं, ये खारिज नहीं कर रहे हैं कोई भी, ये तो बात सही है। इनका ये कहना है, कुछ व्यापारियों से हमारी बात भी हुई कि माहौल बनने और नहीं बनने का इश्यू नहीं है, लेकिन अभी स्थितियां यो बनी हुई है कि लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया और एक तरह से सरकार ने थोप दिया, थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार ने थोपने जैसा तो ऐसा काम नहीं किया। उसमें सरकार को जहां जहां गैप्स थे उसको कवर करने के लिए सरकार ने समय भी दिया है उचित। जो रिटर्न जुलाई के बाद, जुलाई की रिटर्न अगस्त में होनी थी, उनको उन्होंने 1-1.5 महीने से आगे सरका दिया है। तो ऐसे वो उचित समय दिया भी जा रहा है। और जितनी भी चीजें, जो भी भ्रांतियां थी, उससे जो जब आने के 1 महीने के अंदर जब लोगों ने देखा कि इससे हमको फायदा है, यहां तक कि जो ट्रांसपोर्टेशन में जो पहले 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का टाइम लगता था और बॉर्डर के ऊपर जो ट्रक्स हमारी लाइनें लगी रहती थी, वो सब ट्रांसपोर्टेशन की सारी लाइनें खत्म हो गई है, क्योंकि पूरे बॉर्डर खत्म कर दिए गए, सारे चेक पोस्ट खत्म कर दिए गए। और अभी चूंकि वो ई-वे बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो अभी कोई भी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या जो काउंसिल की तरफ से भी डायरेक्शंस है कि अभी सरकार व्यापारियों को, ट्रक वालों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और ट्रक का जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो बिल्कुल निर्बाध रूप से चलना चाहिए। तो वो अभी प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह चल रहा है अभी फिलहाल। तो उसकी वजह से जो काफी जो फायदा हो रहा है वो लोगों को फील होने लग गया है वो। जी अजय जी, देखिए जीएसटी आना ही था और बिल्कुल एक सभी लोगों से बातें भी हुई थी उस वक्त। काउंसलिंग है, काउंसलिंग ने सरकार का मार्गदर्शन भी, अगर कहीं पे कोई किसी तरह की बात भी होगी तो 5 तारीख को मीटिंग भी है, उसमें हो सकता है कुछ चीजों पे, क्योंकि जैसे अभी विजय साहब बता रहे थे, ये बातें सामने भी आई हैं। गवर्नमेंट सेक्टर को भी लेकर के शायद कुछ तय हुआ है कि 18% जो जीएसटी रॉ मटेरियल पे है और रेडी पे 5%, तो उसका भी कुछ ऐसा कोई कंफ्यूजन है, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। व्यापारियों का अभी क्या विरोध है? कुछ लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। देखिए, बेसिक अगर कहा जाए तो विरोध नहीं है। टैक्स पहले भी देते थे, टैक्स आज भी देते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं योगेंद्र जी, व्यापारी खुद को कोई टैक्स नहीं देना, टैक्स तो एंड कंज्यूमर को देना है। व्यापारी तो बीच का एक माध्यम है। अगर हमारे पास 100 रुपए का कोई आइटम आता है, उस पर अगर 18 रुपए लग के हमारे को टैक्स आता है, हम अगर उसको 110 का बेचते हैं तो 10 रुपए का जो टैक्स देना है वही हमको केवल पे करना है, बाकी 18 का हमको क्रेडिट लेना है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पर बेसिक जो देखा जाए, जो व्यापारियों का विरोध है, खाली इसका जो तरीका था और तरीके में जो थोड़ा सा भय व्याप्त हो गया कि साहब इसको ऐसा नहीं कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप 5,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, आप छोटा खर्चा है उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा, आप किसी जो भी लेबर से काम कराते थे, आपके मैन पावर से थे, उसको भी जॉब वर्क के अंदर आपने डाल दिया। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो जो डे टू डे की चीजें, वो उनको उन चीजों में डाल दी गई है कि जिससे आदमी को काम करने से ज्यादा इन सब अकाउंटिंग के अंदर उसको ज्यादा दिक्कत आ रही है। सेकंड में एक जो बात थी, अभी कह रहे हैं इजी गोइंग की थी, हम चाहते हैं इजी गोइंग होना चाहिए, 1 टैक्स 1 नेशन। मैं पहले काम करता था, मैं जाके दिल्ली भी काम करके आया था, मैं जोधपुर भी काम करता था, मैं चंडीगढ़ भी जाके काम करता था। मेरा सेंट्रल सर्विस टैक्स का मेरा नंबर होता था, वो हर जगह मेरे को अप्लाइड होता था। अब मैं अगर दूसरी जगह जाके काम करता हूँ तो मुझे वहां का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिर 1 टैक्स कहां से हुआ जी, 1 नेशन कैसे हुआ? मेरे पास जैसे पहले भी नहीं कराना पड़ता था सर। सर्विस टैक्स में अगर आपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप क्रेडिट नहीं ले पाते थे, अनडाउटेडली आपका जो कहने की बात है, बात वही है कि जो सीधे सीधे होती थी वो घुमा फिरा के करेगी, इसलिए व्यापारी को एक संशय है। अदरवाइज व्यापारी ना पहले टैक्स देने में कभी दिक्कत थी, ना आज टैक्स देने में, ना आगे के देने में दिक्कत है। इनकी बात में एक बात है, मैं बताऊं आपको अजय जी, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ अजय जी, क्या है अपने यहाँ डुअल जीएसटी है। डुअल जीएसटी का अर्थ होता है एसजीएसटी और सीजीएसटी,
ये क्यों है कि फेडरल स्ट्रक्चर अपना है, बिल्कुल सही है, तो स्टेट में और सेंट्रल के अंदर रेवेन्यू का शेयरिंग होता है, तो उस वजह से इसको डुअल जीएसटी बनाया गया है। वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं जहां पे डुअल जीएसटी है, एक कनाडा है और एक अपने यहाँ पे इंडिया में है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर होने की वजह से और ये होना जरूरी था, ये लाजमी था, चाहे इसमें कोई भी सरकार होती यही काम करती जो आज इस सरकार ने किया। और जीएसटी काउंसिल है ना, उन्होंने मिलकर के डिसीजन लिया, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल सरकार से भी ऊपर है। आज कोई भी डिसीजन सरकार कोई चीज बता सकती है, मानना या नहीं मानना वो जीएसटी काउंसिल के ऊपर। ये बात अलग हो सकती है कि आज किसका बहुमत है तो थोड़ा सा उसका हम व्यापारी किसी सरकार को दोष नहीं दे रहे, हम खाली व्यापारी ये कह रहे हैं कि इजी गोइंग प्रोसेस होता तो हमारे लिए काम करना आसान है। देखिए, व्यापारी मानसिक रूप से तैयार भी है कि जीएसटी को लागू तो करना ही है, टैक्स के लिए जो स्ट्रक्चर बना दिया गया है उसमें कुछ इन लोगों का, जैसे आपने भी स्वीकार किया कि यहाँ कुछ एक चीजों को है जिसपे सरकार हो सकता 5 को जहां तक ध्यान है कि काउंसलिंग की बैठक भी होने वाली है। इनका कहना यह है कि जो एक मनोस्थिति बनी हुई थी व्यापारी की कि टैक्स किस तरह से दिया जाएगा, अभी जैसे इन्होंने कहा, ये बात सत्य है कि कंज्यूमर के ऊपर पड़ना है, वो चाहे जीएसटी हो, चाहे वैट हो या कोई दूसरे पहले से जो टैक्सेस हमारे यहाँ लगते आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यापारी अपनी जेब से नहीं देगा, वो अपनी कॉस्ट को बढ़ा देगा, उसको देना तो जेब से कंज्यूमर से ही अल्टीमेटली। तो योगेंद्र जी, मैं बोल रहा था विजय साहब, क्योंकि आप थोड़ा सा क्लियरिफाई कर सकते हो हमारे दर्शकों को, आप एक प्रोफेशनल हो चाहे अकाउंटेंट हो, पहले जिन लोगों की बहुत सारी ब्रांचेस होती थी, बंबई में हेड ऑफिस है, दूसरी जगह ब्रांचेस होती थी, वो सामान को ब्रांच ट्रांसफर के अंदर सामान बेचते थे। आज आपको उनके नाम पे बिल इशू करना पड़ेगा और आपको जो उसका जो 18% टैक्स है या 28% टैक्स है पहले आपको जमा कराना पड़ेगा उस ब्रांच का, उस ब्रांच को आपको 18% देना पड़ेगा। तो लोगों का कैपिटल का बहुत ज्यादा इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट हो गया। आपने किसी को 1 लाख रुपए का सामान अगर भेजा अपनी खुद की ब्रांच को, उस पर 18% टैक्स लगता है, पहले आप ब्रांच ट्रांसफर कर सकते थे, वो कस्टमर से चार्ज करता, जमा कराता बैंक के अंदर, आज वो 18% पहले जमा कराना पड़ेगा। इस तरीके से लोगों को बहुत ज्यादा कैपिटल की प्रॉब्लम आ रही है। आप मैं राजीव जी मैं आपको बताऊं, पहले जो अपने टैक्स कलेक्शन जो टैक्स का सिस्टम था, उसके अंदर जिस स्टेट में इंडस्ट्री हुआ करती, जो स्टेट प्रोडक्शन करता था उसके ऊपर वो टैक्स आता था उस स्टेट को। अब ये टैक्स ऑल टुगेदर डिफरेंट है, इसमें क्या कंज्यूमेबल डेस्टिनेशन बेस्ड कंज्यूमर टैक्स के ऊपर टैक्स है। तो जिस स्टेट में माल जा रहा है उस स्टेट को, इसमें ये जरूरी नहीं जिस स्टेट में आप गुड्स बना रहे हो वहां कोई रेवेन्यू आएगी। अब रेवेन्यू उसलिए जाएगी जहां पे वो सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। दूसरी चीज, पहले अपन इंसेंटिव देते थे कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाओ, अब ये चीजें सब खत्म हो गई। ये अब कहीं पर भी आप इंडस्ट्री लगाएंगे एट भारत, जहां ज्यादा कंजम्पशन होगा वही स्टेट को गुड्स जहां पे भी ज्यादा। तो इसलिए ये चीजें जो आप कह रहे हो, इसलिए ये हटानी पड़ी कि आज एक अलग अलग राज्य का अलग अलग टैक्स। पूंजी तो ज्यादा खर्च करनी पड़ी है ना, शुरू में टैक्स पहले देना पड़ रहा है। बिल्कुल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि अगर कोई आउट ऑफ स्टेट जाकर के बेचेगा तो डेफिनेटली पहले वो ब्रांच ट्रांसफर नील टैक्स पे हो जाता था, वो अब नहीं हो पाएगा, तो उसका डेफिनेटली आपकी वर्किंग कैपिटल पे इम्पैक्ट आएगा। पर धीरे धीरे आप बाहर से मंगाते भी हो, लाते भी हो, ये सारी चीजें होती है, तो दोनों तरह अगर आप उसको करेंगे तो कंपनसेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफा नहीं चलेगा। चलिए, बहुत सही है विजय साहब, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य भी यही था कि बहुत सारे लोग हैं अभी भी इसको लेकर के कोई ये मान के चलता है कि पता नहीं क्या होगा। कुछ खबरें जो सुनते हैं, मैंने किसी से कहा, इन्होंने किसी से कहा, तो एक माहौल ऐसा बनता है कि नहीं जीएसटी नहीं है तो कोई भयावह हमारे यहाँ कोई चक्रवात आ गया है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम कोलैप्स कर देगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं जीएसटी पे। जीएसटी को 1 महीना कंप्लीट हो गया है और हम आपको बता दें कि 5 अगस्त को फिर एक बार काउंसलिंग की बैठक होगी। जिस तरह की बीच में 1 महीने में कहीं से भी अगर कहीं पे व्यापारिक संगठनों के जरिए या फिर राजनीतिक दलों के जरिए जो सुझाव आए हैं, शायद हो सकता है उस पर कुछ गौर फरमाया जाए। कई जगह से इस तरह के हैं कि रॉ मटेरियल और तैयार माल दोनों को लेकर के ही बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि इस पे कितना टैक्स होना चाहिए, किस पे कितना टैक्स होना चाहिए। तो इंतजार करना चाहिए कि 5 तारीख को क्या होगा। लेकिन इस बीच मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट से कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, उनका क्या व्यूज हैं एक बार मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि वो लोग क्या कहते हैं। जैसा आम व्यापारी सोच रहा था कि जीएसटी 1 कंट्री 1 टैक्स वाली अवधारणा पर चलेगा,
और ये काफी अच्छा होगा और सब स्वागत भी करते। लेकिन जिस रूप में ये जीएसटी आया है और इतना कंफ्यूजन और इतने तरह के टैक्सेज इनने लगाए हैं, बुक्स भी इनने थोड़ा सा लेंदी कर दिया है, 4-5 तरह की विवरणियां भरनी पड़ेंगी और भी कुछ है, और सारा चार्टेड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट्स पे डिपेंड कर दिया है, जो कि एक छोटे और मंझोले कारोबारियों के लिए बहुत विकट है। अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 1 महीना हो गया है और सोच रहे थे कि स्थितियां सुधरेगी, लेकिन कोई सुधरने वाली स्थिति है नहीं। इसके बैड इफेक्ट्स आएंगे, इस पर पूरा विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत एक देश ऐसा है जो छोटे और मंझोले कारोबारियों से ही चलता है। 70% अर्थव्यवस्था आज वही लोग चलाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे व्यापार पर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। जैसे कि हमारे टाइल्स सारी महंगी हो गई, इलेक्ट्रिक गुड्स सारे महंगे हो गए, और जितने भी भवन से संबंधित है मटेरियल्स सारे हमारे महंगे होते जा रहे हैं और बहुत महंगे हो गए। इससे हमारे क्या हुआ कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स बने पड़े थे सारे रुक गए, हमारी जगह की जगह हमारे रुक गए। जीएसटी को 1 महीना हो गया, लेकिन हमारे व्यापारियों को अभी तक बिल काटने की भी जो है वो पूरा पता नहीं है। HSN कोड मिल रहे हैं, कई बार पूछने से डिपार्टमेंट में कई व्यापारी गुमराह हो रहे हैं बिल्कुल, और इसके लिए काफी परेशान है छोटे व्यापारी। जो मीडियम क्लास के व्यापारी हैं वो इतने परेशान हैं, ना बिल काट सकते हैं, ना दे सकते हैं, ना इनपुट लेना जानते हैं, ना इनपुट देना जानते हैं। तो इसके लिए सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो मीडियम क्लास के व्यापारी कम से कम उनको रिलीफ मिले, ना वो मुनीम रखने की स्थिति में, ना वो कंप्यूटर वाला आदमी रखने की स्थिति में। उनकी इतनी सी तो इनकम है, 1% का धंधा है सारा ड्राई फ्रूट्स में, और लोग यहाँ से जयपुर से डेली दिल्ली जाते हैं तो वहां से ले लेते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट है कि कम से कम छोटे व्यापारियों को सरकार को इनको विचार करना चाहिए। सुना कुछ ये व्यापारिक संगठनों से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि 1 महीना हो गया लेकिन अभी भी जो स्थितियां बनी हुई है, कोई कह रहा है हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा है, कोई कह रहा है कि मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। मिश्रा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा एक बार। व्यापारियों की परेशानी है ये कि माहौल क्रिएट हो रहा है कि वास्तव में कुछ ऐसा है कि अभी जैसे हमने 6-5 व्यापारियों से सुन रहे हैं, उनका कहना है, एक का कहना है कि हमारा प्रोडक्ट रेडी है लेकिन टैक्स स्लैब ज्यादा बढ़ने की वजह से माल बिक नहीं रहा है। कुछ लोगों को इंतजार है कि कुछ राहत मिल सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि एक व्यापारियों को इस तरह से परेशानी में डाल दिया जीएसटी ने कि समझ में नहीं आ रहा कि बिल कैसे तैयार करेंगे। कोई कह रहा है कि बिजनेस एकदम से ठप हो गया। तो ये कि मार्केट का माहौल है, क्या है वास्तव में कुछ सच्चाई क्या है इसकी? देखिए, शुरू में जब 1 जुलाई को ये जीएसटी आया था, उससे करीब 4-5 दिन पहले से एक्टिविटी हमारे सीएस के और प्रोफेशनल्स के वकीलों के ऑफिस में शुरू हो गई थी, और उसके 1 तारीख से लेके और 7 तारीख तक काफी हद तक एक्टिविटी रही। हम लोग 12-12 घंटे 13-13 घंटे काम किए। लेकिन उसके बाद एकदम तेजी से चेंज आया जब लोगों को धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ा, सबको इनवॉइसेस समझ में आ गई, डॉक्यूमेंटेशन समझ में आ गया कि किस तरीके से हमको काम करना है, बिल कैसे बनाना है, इनवॉइस कैसे बनाना है, वो चीजें सबको समझ में आ गई। और पिछले करीब 15 दिन से करीब अभी कोई समस्या नहीं है। टेलीफोन जो आते थे, कंसल्टेंसी के लिए लोग जो आते थे, वो काफी कम हो गए। तो इसका मतलब, और बिल का मैंने बताया, ट्रांसपोर्टेशन का भी आदान प्रदान अब धीरे धीरे चालू हो गया है। तो वो महीना भर 2 महीना और लगेगा, लेकिन चीजें मुझे लगता है काफी स्मूथ हो जाएंगी। प्लस लोगों को ये भी समझ में आ गया है, एक्सेप्ट बारिंग सर 2-3 जहां पर इनपुट और आउटपुट में रेट का जो डिफरेंस है, उसके अलावा मोस्ट ऑफ दी जगह लोगों को समझ में आ गया कि इससे हमको फायदा है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई भी इतना बड़ा सिस्टमेटिक जो चेंज करते हैं, जो 70 साल में पहली बार हुआ है, वर्ल्ड में केवल दूसरा कंट्री है इंडिया कनाडा के बाद जहां पर इतना बड़ा स्केल पर ये चेंज हुआ है। जबकि कनाडा की तो कोई पॉपुलेशन भी एक छोटी सी स्टेट के बराबर है हमारे यहाँ कनाडा जैसे कम से कम 40 कंट्री है। तो उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा सिस्टमेटिक जो चेंज हमने किया है, उसको आराम से या एक्सेप्ट होने में या सेट होने में वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। अजय जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि अभी कुछ व्यापारिक संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका कहना है कि व्यापार ठप हो गया और समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि करे क्या, बिल्कुल धंधे चौपट। ऐसा क्यों? बिल्कुल, जबकि जीएसटी मुझे लगता है कि व्यापारियों को, व्यापार को, सबको ध्यान में रखकर किया गया होगा। ऐसा क्या स्थितियां बन गई कि महीने भर में स्थितियां बिल्कुल व्यापारी हताश की स्थिति में हैं? कुछ देर पहले मेरे एक मुंबई में एक एग्जीबिशन चल रही है कि जौहरी हैं, उन राजस्थान के जयपुर के, उनसे मेरी बात हुई कि सब पूरे पंडाल खाली पड़े हुए हैं, कोई लेने नहीं आ रहा। तो ऐसी क्यों पोजीशन बन रही है कि कहीं से ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक भय का माहौल अपने आप ही क्रिएट हो रहा हो? देखिए, हो सकता है ये अपने आप क्रिएट हो रहा है जो आप कह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इसके अंदर जो भी पार्ट हो सकता है, जो भी बातें आ रही थी हम लोग के पास तक घूम फिर के आ रही थी, उसी के थ्रू से जी टैक्स पहले भी दे रहे थे, चाहे 14% लग रहा था, 15% टैक्स लग रहा था। अब उसकी जगह चाहे 12 है चाहे 18 है,
कहीं कि उसके अंदर किसी को व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसको हो गया कि तेरे पास जो माल पड़ा हुआ है उसको तेरे को 3 महीने में निकालना जरूरी है। आपने अगर इनपुट इसको कर दिया 10 तारीख को, आपको इसका अपलोड करना पड़ेगा 15 तारीख तक, अगर ओके नहीं हुआ तो आपको इसका इनपुट नहीं मिल पाएगा। ऐसी कई सारी चीजें बातें आई जिनकी क्लियरिटी पूरी अभी तक आई नहीं। अगर अपन इसके बारे में यही कह सकते हैं कि अगर हम लोग कहें कि इसके लिटरेट हम लोग पूरे नहीं हुए, व्यापारी वर्ग कह सकते हैं, आम वर्ग कह सकते हैं, मीडिया के द्वारा कह सकते हैं, किसी भी द्वारा कह सकते हैं कि इसकी पूरी शिक्षा एक हमारे पास तक नहीं मिली गई और एक ये सीधा हम लोगों के साथ सामने लाया गया और हमको इसको इम्प्लीमेशन करने गया। कहीं ना कहीं इसके पीछे ये डर भी लगा कि अगर ऐसा नहीं कर दिया तो इसके पीछे बहुत बड़ी पेनल्टी लग जाएगी। आपको ऐसा भी हो जाएगा कि साहब आपको इसमें पेनल्टी भी हो सकती है, जेल भी जाया जा सकता है। तो ऐसे कई सारी चीजें जो मार्केट में आई उसके कारण से भय का एक व्याप्त हो गया। तो आदमी व्यापारी व्यापार करने की बजाय बोला कि यार कम कर लें, ज्यादा नहीं करें या अभी शांत रह लें। ऐसी एक स्थिति होगी तो बाजारों में व्यापार बिल्कुल एक ना के बराबर चल रहा है। जो जरूरी चीजें हैं उनमें सब में लेन देन हो रहा है, बट कहीं पे भी जहां ऐसा लगता था कि पीछे से स्टॉक आना है, बहुत कम स्टॉक आ रहा है। जैसे अभी कह रहे थे कि ट्रांसपोर्ट में इजी हो गया, हो सकता है इजी हो जाएगा, इसमें मैं मान के चलता हूँ कि जो सिस्टम बनाया मैं कहीं नहीं हो जाएगा। बट अभी तो क्या हो रहा है जी कि गाड़ियां ही नहीं आ रही है तो अपने आप इजी हो रही है। जहां पहले 6 गाड़ी आती थी वहां 1 गाड़ी आ रही तो अपने आप ही उसका टाइम कंज्यूम कम हो गया। बट अभी भी पूरी अगर स्थिति कहें तो मार्केट में अभी तक क्लियर नहीं है। जैसे HSN कोड है वो अभी तक कई चीजों के लिए नहीं, वो आपको जाके ढूंढने इतने बड़े उसके अंदर से, एक तरह से वो बहुत बड़ी नदी है, समुद्र है, उसमें से कोई भी चीज का अपने प्रोडक्ट का ढूंढना है कि मेरा HSN कोड क्या है, मेरा उस पर टैक्स कितना लगता है। तो 1 महीना होने के बाद आने तक भी अभी तक जिसको, और B2C सप्लाई जो होती है बिजनेस में, जो मतलब कहें कि अगर कंज्यूमर का वहां इतना ज्यादा नहीं आता पार्ट, बिजनेस टू बिजनेस जहां सप्लाई है वहां पे थोड़ी सी ज्यादा ये दिक्कतें हैं। जी राजीव जी, देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ तो माहौल सुना सुनी जब एक दूसरे ने कहा, किसी ने चर्चा की, उनसे चर्चाओं से भी इस तरह के हालात बन जाते हैं। देखिए GST में अगर कहीं पे स्लैब जिस तरह से बनाए, 4 स्लैब बनाए हैं, कहीं पे ज्यादा टैक्स है तो कहीं पे कम भी हुआ है। बहुत सारी चीजों में जिसमें वैट ज्यादा था उसको कम भी किया गया है। तो मार्केट का जो माहौल है इस तरह से क्यों है? जैसे अजय जी भी कह रहे हैं कि पीछे से सप्लाई रुक गई है, तो ये माहौल थोड़ा समझ से बाहर है कि आम जनता भी नहीं समझ पा रही है। ज्यादातर चीजों पे टैक्स बढ़ा है, हाँ। लेकिन ये भी सही बात है कि उसका आपको इनपुट क्रेडिट पहले नहीं मिलता था बहुत सारी चीजों पे, वो आपको मिलने लगा है। तो खासतौर से जो मीडियम और लार्ज स्केल का व्यापारी है उसको अल्टीमेटली टैक्सेशन फायदा होगा। उसको बहुत सारी चीजों का जिसका वो क्रेडिट नहीं ले पाते, जो सर्विस टैक्स रूप में चला जाता था, वो अब GST के अंदर उसको फायदा उसको मिल सकेगा। प्रश्न ये बात का नहीं हो रहा है, प्रश्न इस बात का हो रहा है कि रोज क्लियरिफिकेशन आ रहे हैं, क्लियरिटी नहीं है। आपने तो पहले अपने प्रोफेशनल से, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से, काउंसलर से जो चीज पूछी, 4 दिन बाद उसी के अंदर वो कह रहे शायद ये तरीका कर लो, ये शायद बेहतर हो सकता है। आपको महसूस होगा दोनों को कि आपने खुद ने को राय दियो, फिर लगता है कि नहीं शायद इसके मुकाबले ये भी करा जा सकता है। तो लोग बाग नए रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नया वे भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आप बता रहे थे कि कई जगहों पे एग्जीबिशन लग रही है, सेल नहीं हो रही है, लोग दिमाग में कि हो सकता है कि रिवीजन हो। क्या होता है कि अगर B2B हमने कोई सामान बेचा, चाहे टैक्स 18% हो, 12% हो, 18% हो, उस व्यक्ति को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अल्टीमेट जो कंज्यूमर है जिसको आगे नहीं बेचना है उसके जैसे चलाएगा उसको नहीं मिलेगा। वो सोच रहा है कि भैया आज अगर पंखा 18% पे उसके 12% में जाए तो मैं 4 दिन बाद ही खरीद लूं, ज्वेलरी पे 3% टैक्स 2% हो जाए तो मैं शायद कुछ दिनों बाद खरीद लूं। ये जो भी कंफ्यूजन बाजार में चल रहा है कि शायद टैक्स के अंदर कुछ चेंज हो सकता है, तो 5 तारीख की जो काउंसिल की मीटिंग है उसके बाद से ज्यादा इसमें क्लियरिटी आएगी कि क्या सरकार क्या सोचती है, GST काउंसिल क्या सोचती है। तो मेरे ख्याल से अभी जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, कानून की क्लियरिटी में थोड़ी सी कमी है और उलझे हुए कानून है। एक ही चीज की आप 2 या 3 तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। कि मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, जितना प्रोफेशनल ने टाइम दिया उतना टाइम मैंने खुद ने इसके ऊपर दिया है और समझने की कोशिश करी है शुरू से लेकर आखिर तक कि कैसे क्या काम होगा। पहले से शुरू में सबसे कहा कि आप चाय वाला भी आपके पास आएगा तो आपको रिवर्स टैक्स पर देना पड़ेगा। फिर बाद में आया कि 25,000 रुपए तक 5,000 तक छूट है, लेकिन 5,000 छूट है आपको एक GST नंबर के ऊपर। अब अगर आपके 10 ब्रांच है तो आपका 10 GST नंबर आपके पास है तो हर ब्रांच के ऊपर आप 5,000 का क्रेडिट ले सकते हो। अब ये लोगों को मालूम होता है ना कई चीजों को, ये बात समझने की बहुत बड़ी रास्ते निकाले जाएंगे। विजय साहब, आपने सुना, ये एक्चुअल फैक्ट्स आ रहे हैं सामने आपके। जैसे मैंने कहा भी कि GST आना है, GST एक संविधान में संशोधन किया गया है और हालात सरकार कोई भी अपनी प्रजा को के लिए हर्डल्स बन के नहीं आती है, ना उसे परेशानी में डालने की कोशिश करती है। जो बाजार में एक माहौल है, हो सकता है आप लोगों तक भी जानकारी आती होंगी
ये माहौल कैसे दूर किया जा सकता है? या तो क्रिएट किया हुआ है या भय का जो वातावरण बना हुआ है। योगेंद्र जी, माहौल खराब कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा क्या है कि अभी तक जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है जी, उसको तकलीफ आई है। आज की तारीख में जो रिवर्स चार्जेज लगा है, आज जब ठेले वाला से आप माल खरीदते थे या आप रद्दी खरीदते थे या स्क्रैप खरीदते थे, उस पर कोई टैक्स नहीं देता था। आज इसके ऊपर जो आदमी ले रहा है, जिसके पास जो GSTIN नंबर है, उसको उस पर रिवर्स चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ हो गई। इस पैरेलल इकोनॉमी को थोड़ी सी तकलीफ आई है, उस वजह से ये जो आपके परचेज और सेल के ट्रांजैक्शन कम हुए हैं, उसका रीजन ये है। दूसरी चीज, धीरे धीरे अभी आदमी समझ रहा है, कर रहा है। अभी वो आदमी सोच रहा है कि मैं इसको 20 लाख से कम का टर्नओवर है मेरा, तो बट अब आज की तारीख में लोग, ये थोड़ा सा भ्रम फैलाया जा रहा है। आज की तारीख में जो सप्लायर है वो उस रिटेलर को माल नहीं दे रहा जो 20 लाख के अंदर आता है। तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ आ रही है कि साहब हम माल कैसे लाएं। तो अब ये थोड़ी सी उन लोगों को थोड़ी समझदारी से काम करना पड़ेगा, उनको माल देना पड़ेगा। ऐसे कोई प्रतिबंध एक्ट के अंदर नहीं है, कहीं भी कोई एक्ट, आप मिश्रा जी से पूछ लो, राजीव जी से पूछ लो, इस तरीके कोई एक्ट में नहीं है। बट एक भ्रांतियां हैं, ये धीरे धीरे खत्म होगी, धीरे धीरे बिजनेस वापस नॉर्मल होगा। तो पहला महीना है, लोग बाग अभी सोच रहे हैं हम कंपोजिशन में जाएं, हम 20 लाख से कम का है तो हम रजिस्ट्रेशन लें या नहीं लें, हमको रजिस्ट्रेशन करवाएं कि नहीं करवाएं। तो ये थोड़ी तकलीफें हैं, पर ये धीरे 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 सब समाप्त हो जाएगी। और जो भी आज की तारीख में समस्याएं हैं वो GST काउंसिल के पास स्टेट के माध्यम से पहुंच रही है। हर स्टेट के जो अपनी काउंसिल है वो अपने स्टेट उसको GST काउंसिल को भेज रही है, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेज आ रहे हैं वो उसमें डिस्कस किए जाएंगे। आप खुद ने कहा कि 5 तारीख को GST काउंसिल है, उसमें काफी मेजर चेंजेस, जो डिसीजन बॉडी है वो हो सकता है कुछ चेंजेस लाए। काफी बड़े डिसीजन तो मैंने गलत बोल दिया, वो नहीं होंगे। मेरा छोटा सा सवाल है इसमें, पार्टी स्तर पे भी आप लोगों को कहा गया है, आपका अपना एक सेल बना हुआ है, आप भी उससे जुड़े हुए हैं। मैंने कहा ना कि जैसे एक भय की स्थिति बनी हुई होती है प्रदेश में, जैसे चोटी काटने का वो चल रहा है, एक अंधविश्वास है लोगों में है कि अपनी चोटियां संभाल के चल रहे हैं। इसी तरह का जो माहौल, अभी मैंने 5 व्यापारियों को सुना, उनका सबका कहना है कि धंधे चौपट हो गए और बिल्कुल स्थितियां खराब हो चुकी हैं, सब कुछ क्लियर नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहली बात तो क्या होता है कि व्यापारी का वो कॉन्फिडेंस लेवल वापस लेकर के आने की आवश्यकता है कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आप जो चीजें पहले दे रहे थे आज भी वही है। तो आप लोगों के स्तर पे भी कुछ इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, या कुछ ऐसी जानकारी आती है आप लोगों को कि वास्तव में बाजार में एक बिल्कुल ये कहें कि पैरेलल ऐसा माहौल तैयार हो गया कि जिसके कोई हाथ पांव नहीं है? योगेंद्र जी, मोदी जी ने कहा है कि जितने भी इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है जो इलेक्शन होकर के गए हैं, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे नीचे के लेवल पे पार्षद हो, सबको ये कहा गया है कि आपके क्षेत्र में जाइए, GST के बारे में अवेयरनेस फैलाइए। और हर जगह, मैं खुद भी, जितने भी हमारे यहाँ MLA हैं, BJP के जितने भी MLA हैं राजस्थान में, क्योंकि अपने जयपुर के अंदर ज्यादातर BJP के हैं, तो वहां जाकर के हर स्टेट में गया हूं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और हर जगह जाके मैंने लेक्चर दिया है। इसी तरीके से पूरे स्टेट के अंदर, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, हर जगह छोटे से छोटे लेवल पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट गए हैं, टैक्स कंसल्टेंट गए हैं। हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो बॉडी है वो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही है, सरकार तो कर ही रही है, बाकी और दूसरे व्यापारियों को बिल्कुल आपने जो बात कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, उनके बात कॉन्फिडेंस नहीं खो रहे। आज की तारीख में जो जैसा है, आज आपने जो भी सपोज करो ग्रोसरी लेने जाते हो, आपको मिलती है या नहीं मिलती है? मिलती है, पूरी सब्जी मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा है ये बताओ? क्या चीज में कमी आ गई? आज कपड़ा भी बिक रहा है, हर चीज बिक रही है, उल्टा आपको सस्ता और हो गया। हर चीज आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत सस्ता हो रहा है। तो इससे इंपैक्ट उल्टा आप कंज्यूमर के लिए तो बहुत फायदा हुआ। इसमें विन विन सिचुएशन है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ रही है, ट्रेडर्स को बेनिफिट होगा, उनका टर्नओवर बढ़ेगा। आज की तारीख में कंपटीशन होगा, वो नेशनल लेवल पे होगा। आज आप यहां से माल पूरे वर्ल्ड में बेचो। पहले क्या होता था कि अपनी एक बाउंड्रीज होती थी, हर स्टेट ऐसे लगता था कि हम दूसरे कंट्री में बात कर रहे हैं, दूसरे कंट्री में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां से जाता था माल तो उस पर टैक्स लगता था। आज की तारीख में आप कहीं पर भी माल भेज सकते हो। आज कंपटीशन बिल्कुल, आप फेयर कंपटीशन हो गया। और इसके अंदर जो अपन कह रहे हैं कि जो छोटे हैं वो तो पहले भी नहीं थे, आज की तारीख में कंपोजिशन में थे, आज भी कंपोजिशन में जाएंगे। अब 1.5 करोड़ रुपए की बात करी भाई साहब ने, राजीव जी ने, तो 1.5 करोड़ रुपए के अंदर, क्योंकि पहले उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था, आज उनको इनपुट क्रेडिट मिलेगा तो उनको कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है, अल्टीमेटली उनको बेनिफिट। तकलीफ इसलिए आएगी कि पहले वो रिटर्न नहीं बननी पड़ती थी, अब वो रिटर्न। एक और बात कही है, वैसे तो खैर देखिए आप लोगों का मिशन है कि ब्लैक मनी को आउट करना है। आपने कहा कि पैरेलल एक इकोनॉमी चल रही थी, अब उस पर लगाम लग जाएगा तो सब कुछ फेयर करना पड़ेगा। चलिए मैं मिश्रा साहब आपके पास में आना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि
इस वक्त जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कुछ व्यापारी के साथ लिबर्टी बरती जानी चाहिए? देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर भी एक प्रोग्राम में आए थे, तब उनसे बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि करीब 1 साल तक जी अभी जो है इसको जितने भी ये पेनल्टीज के प्रोविजन है या रिटर्न फाइलिंग में जो रिलेटेड इश्यूज है या और कोई गलतियां हैं, उन सब के प्रति सॉफ्ट जो है गवर्नमेंट का एक वो रहेगा। लेकिन सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सरकार जो अब समय यह आ गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार एक एंड पर रहे और पब्लिक दूसरे एंड पर या बिजनेसमैन या इंडस्ट्री रहे। जब तक कि दोनों जने ब्रिज नहीं बनेगा, उसके लिए मेरा एक सजेशन ये है कि जो जीएसटी काउंसिल है उसमें जो एसोचैम है, सीआईए है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिससे कि बाद वाली दिक्कतें हैं वो पहले ही रिजॉल्व हो जाए जीएसटी काउंसिल के अंदर ही, तो उनका प्रतिनिधित्व जो है उसमें जीएसटी काउंसिल में होना चाहिए और उससे जो ये जो छोटी छोटी समस्याएं आ रही है, रेट की समस्या आ रही है, वो पहले ही रिजॉल्व होके तभी इंप्लीमेंट होगी। टैक्स एडवाइजरी बनी हुई थी यहाँ पे, राजस्थान सरकार बैठती थी, उसके अंदर जीएसटी काउंसिल में जो है बड़े उसकी बात है हमारे लिए कि आज 21वीं सदी के अंदर भी आपने किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी एसोसिएशन बहुत अच्छा सुझाव है सत्यनारायण जी का। इन्होंने जो बताया कि भाई एसोचैम है, सीआई है और जो अथॉरिटीज है, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है बिजनेस ट्रेडर्स के, उनको इसमें शरीक कर लिया जाए तो जो तकलीफें आ रही है वो मिनिमम हो जाएगी और जो रेट्स की और जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो प्रॉब्लम आ रही है वो काफी हद तक सही हो जाएगी। तो मैं भी इस बात से एग्री करता हूं और हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, मतलब जीएसटी काउंसिल इसके ऊपर ध्यान दे। एक सवाल और किया इन्होंने, ये बात सही है कि जब नोटबंदी हुई थी तब भी आई थी बात ये कि एक पैरेलल इकोनॉमी में हमारे यहाँ पे, यानी कि कालाधन समकक्ष चल रहा है हमारे यहाँ पे जो सिस्टम, उसके अंदर उस वक्त भी बात आई थी कि साहब बहुत सारी छटनी की जा रही है, लोगों के पास में बिजनेस ठप हो गया। तो मैंने तब भी एक बात, मेरी खुद की अपनी भी एक इच्छा थी कि लोगों से जानना चाहूं कि ऐसा क्या हो गया कि भाई पैसा तो आपके पास में जितना है वो बैंक में चला गया, उसके बदले में अभी नहीं, महीने भर बाद में आप पैसा ले लेंगे। अगर वास्तव में पैरेलल अगर हमारे ब्लैक मनी के जरिए ही हमारा सिस्टम चल रहा था तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ पे कालाधन था वो इतना इफेक्टिव है कि हमारे सिस्टम को ही बिल्कुल डाउन कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं योगेंद्र जी, 1.5 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ है, उसमें से सिर्फ अभी 60,000 करोड़ रुपया बैंकों के पास रहा है, 90,000 करोड़ तो वापस निकल के आ गया है। 1.5 लाख करोड़ नहीं सर, 15 लाख करोड़ नहीं, वो 15 लाख टोटल की बात कर रहे हो आप बात कर रहे हो 15 लाख करोड़ टोटल की, मैं बात कर रहा हूँ जो बैंकों में सरप्लस की बात कर रहा हूँ, जो एडिशनल पैसा जमा होता है वो तो पहले भी था उनके पास, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसकी बात कर रहा हूँ फैक्ट्स के साथ कि 1.5 लाख की जगह आपका इस समय जो पैसा रह गया उनके 60,000 करोड़ रह गया बैंकों के पास। तो ये क्या होता है, इस पैसे को अगर वो बैंक प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो अब क्या होता है कि इंडस्ट्री है रेट सस्ती हो गई, जैसे 3.5% अभी एसबीआई ने कर दिया। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई वो जो पैसा सरप्लस आ गया उनके पास उसका क्या करें। अब आप कह रहे हो ब्लैक इकोनॉमी की, तो ब्लैक इकोनॉमी तो बराबर की पैरेलल पहले भी चल रही थी, आप सरकार को कुछ नहीं करना पड़ेगा। इनकी जीडीपी तो अगर सपोज करो वो 50% में से मैं कहता हूं 15% भी आ गई तो भी 1.5-2% तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी जीडीपी। तो इसको बट टाइम लगेगा, 1-2 महीने 3 महीने नहीं, 2 क्वार्टर के बाद में आप देखना इसमें कितना जंप आता है। तो ये ग्रेजुअली आप जो सोच रहे हो ना वो चीज की अभी जो तकलीफें हैं ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। और ये पैसा आदमी करेगा क्या? आज की तारीख में आप देखो कि प्रॉपर्टी के अंदर कोई खरीदार नहीं है, सोने में कोई खरीदार नहीं है, आदमी कहां लगाएगा इन्वेस्टमेंट? आज शेयर मार्केट बूम कर रहा है। ये इकोनॉमी के एक पैरामीटर क्या होते हैं? यही पैरामीटर होते हैं और ये शो करते हैं कि आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है। ये शेयर बाजार का इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं दैट इज नॉट इकोनॉमी, दैट इज नॉट फॉर अल्टीमेटली क्या होता है उसमें, वहां पे क्या होता है, आज प्रोडक्शन वाली कंपनी नहीं, सारी कंपनियां प्रोडक्शन और सर्विस वाली है जो जीएसटी से डायरेक्ट रिलेटेड है। आप में ये बात आ रही है कि बड़े लेवल के ऊपर फायदा हो रहा है, आज फायदा उठाने के लिए बात आ रही है, हर जगह से वही जा रहा है कि बड़े व्यापारी वर्ग को फायदा हो रहा है, छोटा व्यापारी वर्ग बन रहा है। पहले क्या था कि जीएसटी क्या है, आज चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे सर्विस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी तरीके के, सब जीएसटी के अंदर आ गए। तो आज की तारीख में वो कौन सी कंपनियां हैं? आज जो लिस्टेड कंपनियां कौन सी कंपनियां हैं? और दे आर मैन्युफैक्चरिंग, यही तो चीज है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब ये अगर इकोनॉमी कैसे ग्रोथ कर रही है, ये उसका एक पैरामीटर है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आधार लेना चाहिए, बट एक पैरामीटर है कि वो ग्रोथ कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया जीएसटी का आपका कलेक्शन जुलाई के अंदर 60% बढ़ा है, 16,625 करोड़ से बढ़ करके 26,500 करोड़ हो गया। तो ये तो बहुत बड़ा है, एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ फ्लो भी है कि अभी वो पैसा बटेगा भी, सही आगे जाए वो स्टेट्स में भी जाएगा, बट फिर भी एक ग्रोथ जो आई है बहुत बड़ी ग्रोथ है। तो ऐसा नहीं है कि अपन कोई गलत हो रहा है,
बट ये जो मैंने एक मनी पैरेलल इकोनॉमी की बात करी ये है और ये धीरे धीरे खत्म होगी, ओवर द नाइट ये चीज होगी नहीं, होनी चाहिए, पब्लिक भी समझ रही है, उनको भी बेनिफिट हो रहा है और अल्टीमेटली इसको कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा। एंटी प्रॉफिटिंग ये एक इसके अंदर एक क्लोज है, 178 नंबर का क्लोज है, उसके अंदर क्लियर कट यही कहा गया है कि अगर पास ऑन हो रहा है तो उसका बेनिफिट कंज्यूमर को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसका कभी भी हो सकता है। विजय साहब देखिए, अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही सार्थक चर्चा है और आप लोग बहुत ही सुलझी हुई बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं कल भी पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में था ये कि उन्होंने लिखा भी कि महंगाई को लेकर के लिखा था, जीएसटी का इंपैक्ट के बारे में बताया था, महीने भर होने पर भी उन्होंने, हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया दूसरा अखबार कोई इंग्लिश वाला मैंने देखा होगा, उसमें ही लिखा हुआ था महंगाई की जो बात की जा रही थी कि महंगाई का असर होगा, और उस पर ठप्पा लगा दिया एसबीआई ने कि आपकी सेविंग जो है उस पर हम ब्याज कम कर देंगे। अभी आज के उसी में था पेपर में गैस पे सब्सिडी। यही बात मैं आपको बता रहा था कि डीमोनेटाइजेशन उसका इम्पैक्ट क्या है, लोग बागों के घरों में जो पैसा पड़ा था वो जाकर के निकल करके बैंकों में जमा हो गया। अब बैंकों के पास सरप्लस मनी होगी, उनके पास एक्चुअली जो पैसा वो आज डिपॉजिट पे दे रहे हैं उसके हिसाब से अगर फाइनेंस नहीं होगा तो अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी प्राइसेज घटाई। नोटबंदी के बाद से पेपर मेरे सामने भी पड़ा हुआ है, इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री में किस तरह का डाउनफॉल है आप ये देख सकते हैं कि 7% जो जंप था वो 0.4 पे आकर के रुक गया। देखो डीमोनेटाइजेशन का कुछ इम्पैक्ट मैं आपको बताया ना कि ये जो आप बता रहे 6.1 जो रहा है, इसका अपना जो लास्ट क्वार्टर है उसकी जो ग्रोथ रेट रही है वो 6.1% रही है, तो ये स्वाभाविक था। आज डीमोनेटाइजेशन की वजह से नो डाउट इंडस्ट्री इंपैक्ट हुई थी और उसका इंपैक्ट आया है, बट ग्रेजुअली ये धीरे धीरे उससे बाहर निकल रही है। ये हर आदमी ने कहा है कि जो भी अगर इकोनॉमिक्स का आदमी ये जानता है कि कोई भी चीज नहीं आती है। हमारी नजर में विजय साहब आज आपके सामने एक बड़ी चुनौती इस नाते है, वैसे तो देखिए सबकी सहमति से जीएसटी आया था, कांग्रेस भी उस वक्त चाह रहे थे, प्रणब मुखर्जी ने उसके एक तरह से विचारों के आधार से उस वक्त रख दी थी, आप लोग इसे आगे लेकर के गए, बड़ी अच्छी बात है। मैं क्लियरिटी कर देता हूं। चुनौती जो आपके सामने यह है कि व्यापारी वर्ग को अभी भी वो विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मेरा व्यापार जमेगा। मूल बात यह है जो अजय अग्रवाल साहब सीधी बात नहीं कह पा रहे हैं। मैं आपको एक बड़े व्यापारियों को फायदा होगा, मध्यम वर्ग के व्यापारी को नहीं। सवाल वही जो मैं चाह रहा था, मध्यम वर्ग के व्यापारी को सवाल सुन लीजिए क्योंकि समय कम है। मध्यम वर्ग के व्यापारी को कहीं पे भी अभी तक कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि आने वाले समय में उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सारा इंपैक्ट चाहे डिमोनेटाइजेशन का हो रहा है चाहे जीएसटी का हो रहा है, ये मध्यम वर्गीय पे आ रहा है, और उसके बाद में कहीं पे भी कंसोल करने के लिए सरकार या कोई भी नुमाइंदा आगे नहीं आ रहा कि हाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कह रहे हैं कि सबको फायदा होगा। अभी आपने एक मन में कह दिया शेयर बाजार को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, वो तो इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, आम आदमी को या मध्यम वर्गीय व्यापार को क्या फायदा होगा, जिसके लिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है व्यापार। आज एसएमई जो सेक्टर है ये बहुत बड़ा सेक्टर है, कोई छोटा बड़ा सेक्टर नहीं है, और अगर आप जीडीपी के अंदर इसका रेशियो देखेंगे तो बहुत बड़ा रेशियो है। बट फिर भी आज की तारीख में जैसे योगेंद्र जी ने बताया कि पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, वो सिर्फ इकोनॉमी एसएमई के थ्रू ही हो सकती है, बाकी दूसरों के बड़े में नहीं हो सकती। बड़े में चांसेस वेरी वेरी फ्यू, क्योंकि बेसिकली क्या है कि उनके ऊपर ये 1.5 करोड़ वाला क्लोज उनके ऊपर लागू हो जाता है, एक्सरसाइज की जाती है, हर चीज उनको मेंटेन करनी पड़ती है, ऑफिशियली करनी पड़ती है, और इतने बड़े लेवल पे ये काम नहीं हो सकता। तो एसएमई सेक्टर धीरे धीरे आज वो भी समझ रहे हैं, जितने व्यापारी हैं उनको भी उनका बेनिफिट सामने नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि जो हम काम कर रहे थे उससे हमारा ही नुकसान हो रहा है, न तो उनकी कैपिटल बन पाई है आज की तारीख में, क्योंकि जो स्थिति आज देश के अंदर आ गई है, आज उस नंबर 2 के पैसे का करेगा क्या बनना, कुछ भी नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी खरीदने जाएगा 20,000 से ऊपर का कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, आप सैलरी दोगे 10,000 से ऊपर का आप सैलरी नहीं दे सकते हो, करोगे क्या उस पैसे का। तो अल्टीमेटली आपको धीरे धीरे इस मेन लाइन में आना पड़ेगा, पैरेलल जो इकोनॉमी है उसको खत्म करना पड़ेगा। चलिए मैं माफी चाहूंगा साहब, देश का इससे उद्धार होगा। मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए जीएसटी को 1 महीना हुआ है, 2 महीने होंगे, 6 महीने भी हो गए, और बहुत लंबा वक्त भी चलेगा, चर्चा ऐसी होती रहेंगी। लेकिन फिलहाल जो मार्केट में है, हम इस वजह से चर्चा का उद्देश्य यही था कि मार्केट में एक भय का वातावरण फैला हुआ है। क्यों फैला है, किसने क्रिएट किया, ये मालूम नहीं। ये मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। चुनौती इस नाते है कि इसके पॉलिटिकल माइलेज कमिंग डेज में जो इलेक्शन आएंगे आप लोग लेंगे भी, और अगर वास्तव में व्यापारी के भय का माहौल रहेगा तो मुझे लगता है कि दवा जिसके लिए आप तैयार कर रहे हो, अगर वो मरीज ही अगर इस तरह से परेशान होगा कि इस दवा को लेने से मेरी जान निकल जाएगी, तो पहले तो उस मरीज में ये विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि तेरी बीमारी के इलाज के लिए दवा दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि आपके सामने चुनौती है, और निश्चित रूप से आप लोग कोशिश भी कर रहे होंगे। और माहौल कैसे दूर किया जाएगा,
ये वास्तव में एक सरकार के सामने चुनौती है। चलिए, समय कम है, हम ये विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत। नमस्कार।